गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन इन नीट यूजी, मतलब पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन है नीट यूजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वह आज अपन डेली डिस्कस करेंगे डेली। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कल कुछ और करूंगा, तो इतने करके मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के विद कंसेप्ट। पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा एक क्वेश्चन की, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है और क्वेश्चन ऐसे कैसे हो रहा है, पूरा समझाऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो आपके नीट यूजी में लगभग सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट होते हैं, वो सारे कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा यहाँ। अब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वो है टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी है 500 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है 1000 ml। व्हाट विल बी इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। अब एक चीज याद रख लो, आप यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई काम नहीं है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सिंपल था, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइडल वॉल्यूम दिया है 500 ml और ये दिया हुआ है 1000 ml। आपको सिर्फ आपका कंसेप्ट लगाना है, फालतू की बातें नहीं करनी। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना आ गया 1500 ml। तो ये जिस बंदे ने टिक लगाया 1700 ml, उसका क्वेश्चन गलत हो गया, तो आंसर क्या जाएगा 1500 ml। उसने क्या किया, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दिया। रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में रेजिडुअल वॉल्यूम आता ही नहीं है। अब मैं एक बार ये ग्राफ डिस्कस कर देता हूँ, स्पायरोमेट्रिक ग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम ऐसा ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसको। ये पूरा क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। ये हिस्सा। अब इसका मतलब क्या है, जब पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग का मतलब होता है जब आप नॉर्मली घर पे बैठे हो या आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये ना ऐसा काम नहीं कर रहे, उसके लिए आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग की जरूरत पड़े, मतलब आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो। तो आप जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो आपका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसा ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ का मतलब है कि 500 ml एयर आपने अंदर ली और 500 ml एयर आपने बाहर निकाल दी। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी कितनी है 500 ml एंड टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कितनी है 500 ml। मतलब आपने 500 ml अंदर ली और 500 ml बाहर निकाल दी नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं कर रहे। इसको बोलते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। अब कई लोग क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी प्लस टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी को ऐड कर देंगे और टाइडल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 1000 ml। ये ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जब आपने 500 ml एयर अंदर ली तो साथ में 500 ml एयर बाहर भी तो निकाल दी, तो वो जोड़ेंगे थोड़ी उनको, है तो 500 ml एयर ही, 1000 ml थोड़ी है। 500 ml एयर आपने अंदर ली और 500 ml एयर ही आपने बाहर निकाल दी, तो 500 ml एयर ही तो ली थी आपने टोटल अंदर, 1000 कहां से हो गई। तो टाइडल वॉल्यूम हमेशा कितनी रहेगी 500 ml। तो ये क्या है टाइडल वॉल्यूम, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब ये अप कर रहा है, अप वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी, और ये जो डाउन वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना अपन, तब अपन किस पे एक्ट कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं अपन। मतलब 500 ml एयर अपन ने अंदर ली और 500 ml एयर अपन ने बाहर निकाल दी, है ना। अब मान लो आप कोई काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स काम कर रहे हो, आपको ज्यादा एयर की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, फोर्सफुल ब्रीदिंग करोगे। फोर्सफुल ब्रीदिंग कैसे करोगे, ये अपन ने फोर्सफुली क्या किया, इंस्पायर किया। अब क्या हुआ, जब आपने 500 ml एयर अंदर ली थी, उसके बाद ये तो हो गई टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी। अब आपने क्या किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, और क्या लगाया, एफर्ट लगाया आपने। तो 500 ml एयर के अलावा आपने और एयर अंदर ले ली पूरा जोर लगा के, तो टोटल कितनी एयर हो गई। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताया था, वो इसकी डेफिनेशन हो गई, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी inhaled
आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अभी मैंने यही तो समझाया, जब 500 ml एयर आपने नॉर्मली अंदर ले ली, उसके बाद जो आप एफर्ट लगाओगे, 500 ml एयर के बाद का जो एफर्ट लगाओगे ना आप, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ तक तो आपने नॉर्मल ब्रीदिंग की थी, यहाँ तक इस पॉइंट तक तो नॉर्मल ब्रीदिंग थी, यहाँ तक नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया यहाँ तक ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, तो उसको क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक को, ये इस पॉइंट तक नॉर्मल था, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया यहाँ तक, तो इसको क्या बोल दिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पता करनी है। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वो निकाल सकते हो, एक तो आईआरवी जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, और एक क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी को ऐड कर दोगे आप, यही तो हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब पेशेंट की ये टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, एक तो आईआरवी और एक टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी। अब इसके अलावा क्या दिख रहा है इस ग्राफ में, इसके अलावा आपको दिख रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो आप मैंने बता दिया वो क्या होगी, इन दोनों का ऐड होगी, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी, यहां तक तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी, यहां तक टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या होगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये यहाँ तक ही तो आएगी, ये देखो यहाँ तक, ये हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये देखो ये इसमें भी दिखा रखी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इस ग्राफ में और क्या दिख रहा है आपको, इस ग्राफ में दिख रहा है वाइटल वाइटल कैपेसिटी, बाद में बताऊंगा। ये क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन भी सेम वैसी होगी जैसे आईआरवी की थी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be exhaled after normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन कितना होगा, 500 ml। मैंने क्या बताया था, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कितना है, 500 ml। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो 500 ml अंदर लेते हो और 500 ml बाहर निकाल दो, तो 500 ml बाहर निकाल रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी 500 ml होगी। तब जो उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, मतलब ऐसे जैसे इतनी सारी एयर बाहर निकाली आपने, कब, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया एयर को बाहर निकालने के लिए। जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे एयर को बाहर निकालने के लिए, वो क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आईआरवी की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, आईआरवी की नॉर्मल वैल्यू होती है 3100 ml के आसपास। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बताया मैंने, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं आप एयर को, नॉर्मल एक्सेल्ड एयर कितनी, 500 ml, उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, नॉर्मल एयर एक्सेल्ड कितनी किया आपने, यहां तक की थी 500 ml। ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो आप, ये इस पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो मैंने अभी उस क्वेश्चन में दिखाई थी आप, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी प्लस ईआरवी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, इसकी वैल्यू होती है लगभग 1100 ml। अब की रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब आपने पूरा जोर लगा के सारी एयर निकाल दी फेफड़ों में से, लेकिन उसके बाद भी कुछ एयर फेफड़ों में रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल, यानी कि रेजिडुअल रह गया, कुछ बच गया, उसको बोलते हैं रेजिडुअल एमएल, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है, अब मान लो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर अगर एयर नहीं बचेगी तो लंग्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ लंग। ये हो गई रेजिडुअल वॉल्यूम। अभी 3-4 कंसेप्ट बता दिए मैंने, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है
आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम के बाद आईआरवी को ऐड कर दिया। फिर आईआरवी को ऐड करे बाद क्या किया आपने, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया। और ये जब सब जुड़ जाएंगे तो उसको कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। मतलब आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, बाद आपने क्या किया फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और इन तीनों को जब ऐड कर दिया तो उसकी क्या आ गई, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये क्या है, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला। वाइटल कैपेसिटी आप देख सकते हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आपने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, क्या किया, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, तो ये हो गई आईआरवी, ये टाइडल वॉल्यूम है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया यहां तक। अब इन सबको ऐड करो, टाइडल वॉल्यूम आईआरवी प्लस ईआरवी, समझ में आ गई। तो ये हो गया किसका, फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला। अब वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू याद कर लेना, कई बार पूछी जाती है 4800 ml, समझ में आ गई। तो ये है किसके, लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम का कंसेप्ट। सारी चीजें समझा दी मैंने जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, समझ में आ रही है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये क्या है, मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब इसको समझने के लिए आपको पहले ईसीजी की वेव समझनी पड़ेगी, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। अब आप अपन डिस्कस करेंगे ईसीजी की वेव्स। ये बहुत ये नीट में हर साल पूछा जाता है ईसीजी का क्वेश्चन। अब ये वेव होती है, रट लो इनको, हर साल पूछा जाता है, हर साल ईसीजी का एक क्वेश्चन हर साल आता है। सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा मैं यही। ये पी क्यू आर एस और ये टी। पी वेव किसको डिनोट करती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये किसको करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। और ये टी वेव किसको करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। अब कई मूर्ख लोग या ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग ऐसे पूछते हैं कि सर एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव कहाँ है। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव होती तो है, लेकिन वो ईसीजी पेपर पे शो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर जब डिपोलराइज होता है, ये इस टाइम ये जो वेव जनरेट हो रही है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से, वो उसको मास्क कर देती है। मास्क दी वेव ऑफ एट्रियल रिपोलराइजेशन। कौन सी वेव, क्यूआरएस वेव, मास द वेव ऑफ एट्रियल रिपोलराइजेशन। एट्रियल रिपोलराइज कब होता है, जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइज हो रहे होते हैं। अब सबको पता है वेंट्रिकल्स की मसल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एट्रियल की मसल से, तो जब एट्रियल डिपोलराइज करेंगे, जब तो एट्रियल की मसल जब रिपोलराइज होती है उसकी वेव को क्या कर देती है, मास्क कर देती है। इसलिए एट्रियल रिपोलराइजेशन की कोई वो वेव शो नहीं होती है ना, समझ में आ रही है। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के भी अलग अलग पार्ट है, क्यू वेव, आर वेव और एस वेव। अब मान लो नीट में कभी कोई पागल बैठ जाए तो पूछ सकता है क्यू वेव किसको डिनोट कर रही है, केवल क्यू वेव। अब क्यू वेव करती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलराइजेशन, और आर वेव करती है मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, और एस वेव मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और एस वेव करती है बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। समझ में आ रही है। अब एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जो टी वेव है
जब एंड होती है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन का भी एंड हो जाता है। अब कई लोग कहेंगे सर टी वेव तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वेव है, तो कॉन्ट्रेक्शन कहाँ आ रहा है इसमें? तो रिपोलराइजेशन जब हो रहा होता है तब कॉन्ट्रेक्शन भी हो रहा होता है, तो साथ साथ ये प्रोसेस चल रही होती है। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब वेंट्रिकल्स वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में जा रहे होते हैं। डिपोलराइजेशन का मतलब होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनको एक्टिवेट होना पड़ता है, तो एक्टिवेशन होने के लिए वो क्या होते हैं? डिपोलराइज होते हैं। अब डिपोलराइज होने के बाद उनको क्या होना पड़ता है? डिपोलराइज हो गया, डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। डिपोलराइजेशन, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर वापस रिपोलराइजेशन होगा। तो कई बार क्या होता है? वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो रिपोलराइजेशन की वेव, रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन के साथ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है इस जगह, और यहाँ पे आते आते कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया। तो टी वेव मार्क, ये लाइन एकदम सही लिखी हुई है एनसीईआरटी में लिखी हुई है। जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? हमेशा डिपोलराइजेशन के बाद होता है, ये याद रख लेना हमेशा। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? डिपोलराइजेशन के बाद होगा। समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें याद कर लो आप। पी वेव किसको डिनोट कर रही है? एट्रियल डिपोलराइजेशन को। क्यूआरएस वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, और टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। समझ में आ गई? और टी वेव जहां एंड होगी वहां वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का भी एंड हो जाएगा। ये चीजें याद रख लो आप। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नीट 2019 का क्वेश्चन, आप देखो इसको। पी वेव किसको डिनोट करती है? पी वेव करती है, यहां लिख लो आप, देखने की जरूरत नहीं है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। अब ऐसा ऑप्शन देखो जहां एफ किसके साथ कनेक्ट है? फिफ्थ फोर्थ के साथ। अब ऐसे दो ही ऑप्शन है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका है पहले गलत को काट दो। इन दोनों को काट दिया आपने, अब इन दोनों में से हो सकता है आंसर। अब देखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन पे लिखा हुआ है, तो ए बी फिफ्थ के साथ दोनों में है। सी रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स टी वेव सही है, तो सी सेकंड के साथ दोनों में। अब ये है रिडक्शन ऑफ टी वेव। टी वेव का रिडक्शन का मतलब क्या है? कि मतलब वेंट्रिकल्स कमजोर हो गए। वेंट्रिकल कमजोर हो गए तभी तो उनकी जो वेव जनरेट होगी वो क्या होगी? वीक जनरेट होगी। ये अगर ये वेव है और मान लो उसके बाद ऐसी वेव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? वेंट्रिकल्स क्या हो गए? वीक हो गए। वीक कब होंगे? कोरोनरी इस्चीमिया में। कोरोनरी इस्चीमिया क्या होता है? पहले तो इस्चीमिया क्या होता है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है ना जब किसी भी टिश्यू के बाद, उसको बोलते हैं इस्चीमिया। अब हार्ट की मसल्स को कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करती है? कोरोनरी ब्लड वेसल सप्लाई करती है। अब क्या हुआ? कोरोनरी ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट बन गया, तो अब जो हार्ट की मसल है उसके पास ब्लड सप्लाई क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई तो क्या हुआ? हार्ट की मसल सेल क्या हो गए? डेड हो गए। इसे क्या बोलते हैं? इंफाक्शन। अब जब मसल सेल डेड हो जाएंगे तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन या रिपोलराइजेशन से जो वेव जनरेट होगी वो क्या होगी? वीक होगी। तो इसका मतलब क्या है? टी वेव शायद रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? मसल्स वीक हो गई। मसल्स वीक कब हो रही है? मसल या तो वीक हो गया, मसल सेल डेड हो गए। कैसे कब हो रहे हैं वो? जब उनके पास ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज को क्या बोलते हैं अपन? इस्चीमिया बोलते हैं। तो ये किसके साथ जाना चाहिए? कोरोनरी इस्चीमिया में। तो डी किसके साथ जाना चाहिए? थर्ड के साथ। अब इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से इसे और कर सकते हैं। डी फिफ्थ के साथ जा सकता है क्या? आप सोचो। रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मैंने अभी क्या बताया था? रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वेव जनरेट होती है लेकिन वो दिखती नहीं है ईसीजी पे, तो इसका मतलब कोई वेव दिखेगी नहीं ईसीजी पे, तो एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव तो होनी नहीं चाहिए। तो ये तो ऑप्शन कट ही गया, तो डायरेक्ट क्या हो सकता है? डी के साथ थर्ड ही जा सकता है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसीजी के क्वेश्चन हर साल आते हैं नीट में, हर साल। अब दूसरा क्वेश्चन देख। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे लोगों ने गलत किया होगा। व्हाट विल बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर? कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर है। लिख लो पहले वैल्यू। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टली। डायस्टली का मतलब क्या होता है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उसके आखिरी में।
जब वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन खत्म हो गया, उसके आखिरी में जो ब्लड बचा, वेंट्रिकल्स के अंदर जो डायस्टोली के आखिरी में, डायस्टोली खत्म होने के आखिरी तक जो ब्लड बचा, उसको क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये क्या दिया हुआ है अपन को, 100 ml एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये 50 ml क्या दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ सिस्टोली, इसको क्या बोलेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये कितना दिया हुआ है, 50 ml। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, देखो आपको क्या कैलकुलेट करनी है, हार्ट रेट। हार्ट रेट का एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट का नहीं, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ में आ रही है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, हार्ट रेट। अपने पास क्या दिया हुआ है, कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, कितना, 500 ml। हार्ट रेट अपन को कैलकुलेट करनी है। अब अपन को क्या निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, उससे अपनी हार्ट रेट आ जाएगी। अब स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होती क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम होती है कि वेंट्रिकल्स कितना ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं पर बीट, इजेक्शन अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय वेंट्रिकल्स पर बीट, एक बीट में कितना वेंट्रिकल्स ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब अपन कितनी दी हुई है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दी हुई है, ये अपन लिखी हुई थी कितनी, ये रही 100 ml। 100 ml में से 50 ml माइनस करो आप, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितनी आई, 50 ml। तो अब क्या करेंगे अपन, हार्ट रेट निकालनी है, तो 500 ml को 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ रही है, 100 बीट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, पहले तो ये पता लगाओ। कार्डियक आउटपुट होता है पर मिनट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट कर रहा है वेंट्रिकल। तो हार्ट, अब ये यूनिट कैसे आई, बीट पर मिनट, तो 500 ml 5000 ml पर मिनट है, और हार्ट रेट दी हुई है, और स्ट्रोक वॉल्यूम से अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है, 50 ml, ml से ml कट गया तो 500, 5 से ये कट गया तो कितनी आ गई, 100 बीट पर मिनट आ रही है ना। हार्ट रेट कितनी आ गई, 100 बीट पर मिनट। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, पहले तो अपन को स्ट्रोक वॉल्यूम पता करनी है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय वेंट्रिकल पर बीट, पर बीट कितना वेंट्रिकल्स ब्लड इजेक्ट कर रहे हैं। और कार्डियक आउटपुट होता है अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय वेंट्रिकल पर मिनट। ये तो हो गया कार्डियक आउटपुट तो पर मिनट, और ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट। समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम की यूनिट होगी 500 ml पर बीट, और कार्डियक आउटपुट की यूनिट क्या हो गई, 5000 ml पर मिनट। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट पर बीट, तो 500 ml कर रहा है ये, पर बीट लगाना है, यानी कि डिवाइडेड बाय बीट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय वेंट्रिकल पर मिनट। तो अमाउंट कितना है, 5000, 5 लीटर, तो क्या हो गया 5000 ml, और पर बीट पर मिनट से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट। समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला लगा के सोल्व हो गया क्वेश्चन। और ये जिस भी लड़के ने ये गलत कर दिया इसने क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, 3rd आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तगड़ा। सिंपल सा फॉर्मूला देखो, इसमें क्या लग रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है। पहले तो आपको क्या पता करना है, हार्ट रेट पता करनी है। क्वेश्चन में लिख लो पता क्या करना है, हार्ट रेट पता करनी है। अब हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपन को एक ही फॉर्मूला पता है, वो है कार्डियक आउटपुट का। वो क्या है, हार्ट रेट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डियक आउटपुट कितना दिया हुआ अपन, 5 लीटर। पहले इसको ml में कर लो, 5000 ml। अब ये हार्ट रेट है, ये अपन को पता करनी है। स्ट्रोक वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी है, 100 ml।
-50 ml। अब मैंने क्या बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम का यूनिट कितनी है, पर ml पर बीट, ml पर बीट, कितना ml वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा है पर बीट में, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय बीट, और कार्डियक आउटपुट पर मिनट होता है। अब क्या हुआ, ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 ml यह लिख लो यहाँ पे इसको, 5000 ml पर मिनट। अब ये इससे डिवाइड कर दो, ये कितना आ रहा है, 50 ml, और ये बीट ऊपर चल जाएगी, ये बीट ऊपर आ गई, ml से ml कट गया, और 0 से 0 गया, 5 से ये गया 100 बार, तो क्या आ गई, 100 बीट पर मिनट। ऐसे निकला है 100 बीट पर मिनट, समझ में आ गई। अब अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो ये याद रख लो 1, 2, 3 और 4, ये है ग्लट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या काम होता है इनका, ये सेल के अंदर ग्लूकोज को अंदर भेजने का काम करते हैं। सेल्स हैं, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन। अब वो एटीपी कैसे बनाता है, एटीपी बनाता है टीसीए और ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से, समझ में आ रही है। अब टीसीए के अंदर ग्लूकोज जानी चाहिए तभी एटीपी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया का है, सेल के अंदर है, तो सेल में ग्लूकोज को भेजना पड़ेगा। ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ग्लूकोज तैर रही है, ग्लूकोज को सेल्स में जाना है, तो ये ब्लड ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, ये पहुंचाते हैं सेल के अंदर। तो ये जो ग्लूट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, ये होते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। और ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ये याद रख लो, ये तीन तो होते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये भी याद कर लो, ये कहाँ होता है, मसल्स में, जितनी मसल्स होती है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, और एक और जगह होता है एडिपोसाइट्स में। ये भी पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में कि ग्लट4 कहाँ होता है, तो 4 जगह होता है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और एडिपोसाइट्स में। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। बाकी तीन तो क्या है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि ब्लड फर्स्ट ब्लड सेकंड ये कहाँ पे होते हैं, पूछ सकता है ना वो कि ये कहाँ पे। अब ब्लड फोर फर्स्ट का याद कर लो आप, ब्लड फर्स्ट का भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ होता है, आरबीसी में, ब्लड ब्रेन बैरियर में, ये दो जगह याद कर लो आप। आरबीसी में होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर में होता है, यानी कि आरबीसी के अंदर ग्लूकोज जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए ग्लूकोज को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। बाकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल और एडिपोसाइट्स को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए। समझ में आ रही है ना, क्योंकि स्केलेटल मसल्स के सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, इंसुलिन की। इन दोनों जगह नहीं पड़ रही है आरबीसी, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब GLUT3 कहाँ होते हैं, GLUT3 होता है प्लेसेंटा में, ये भी याद कर लो एक बार, पूछ सकते हैं प्लेसेंटा में कौन होता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर में भी होता है, ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है GLUT3 भी। GLUT सेकंड की याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों की याद कर लो। समझ में आ रही है। ग्लट सेकंड की करनी है तो एक जगह याद कर लो, इंटेस्टाइनल सेल्स में होता है, बस इतना याद करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है GLUT4 कहाँ होता है, तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड एडिपोसाइट्स में, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। ये चार चीजें याद कर लो GLUT4 के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है वापस। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डू नॉट डू इन्वॉल्व द रोल ऑफ हार्मोन, मतलब किस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में हार्मोन का रोल है। अब देखो इसके अंदर जहां भी पट्टी आ रही है उस ऑप्शन को तो काट ही दो, और जब बैरियर मेथड में क्या आते हैं, कॉन्डोम,
तो इसको भी काट दो। इसमें भी कोई हार्मोन का यूज नहीं है, कॉन्डोम में कोई हार्मोन का यूज नहीं होता। और कॉपर टी के अंदर क्या होता है, कॉपर टी का यूज होता है। अब कॉपर टी कैसे कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है, ये इंपॉर्टेंट है कॉपर टी का मैकेनिज्म। कॉपर टी कैसे काम करती है, कॉपर टी का मैकेनिज्म क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। ये करती है इनहिबिट्स मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। उससे क्या होगा, डिक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और कॉपर टी कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती है, क्या करती है, कॉपर का रिलीज करती है कॉपर टी। और कॉपर टी क्या है, आईयूसीडी है। क्या है, आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। ये क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये आईयूसीडी। इंट्रायूट्राइन डिवाइस का मतलब क्या है, यूट्रस के अंदर लगता है ये कॉपर टी, यूट्रस के अंदर लगाते हैं इसको। अब इंट्रायूट्राइन डिवाइस सारे नॉन हार्मोनल नहीं होते, कॉपर टी तो क्या है, नॉन हार्मोनल है। नॉन हार्मोन का मतलब क्या है, कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, केवल कॉपर कॉपर सीक्रेट करती है। अब हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी कौन सी होती है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी होती है LNG-20। क्या है, LNG-20। ये क्या रिलीज करती है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। तो कॉपर टी हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, लेकिन ये कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती। तो इसको तो काट ही दो इस ऑप्शन को, जिसने भी टिक लगाया थर्ड उसका ये क्वेश्चन गलत है। बैरियर मेथड को भी काट दो। अब बचे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, इसमें भी आ रहा है बैरियर, तो इसको भी काट दो। तो बचा क्या है, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सी होती है, एक तो कॉपर टी होती है जो अभी ये ऑप्शन के अंदर दी हुई है, एक होती है कॉपर 7, एक होती है मल्टीलोड 370। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कॉपर लिखा हुआ नहीं है, फिर भी ये कॉपर सीक्रेट करती है, नॉन हार्मोनल है, ये हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, ये केवल कॉपर सीक्रेट करती है तीनों। समझ में आ रही, कॉपर टी, कॉपर 7 सीक्रेट कॉपर दैट इनहिबिट्स स्पर्म मोटिलिटी। समझ में आ रही है ना, दैट रिजल्ट इन डिक्रीज फर्टिलिटी। मतलब ये क्या सीक्रेट कर रही है, कॉपर सीक्रेट कर रही है जो फर्टिलिटी, जो क्या कर रहा है, स्पर्म की चलने की क्षमता को डिक्रीज कर रहा है। स्पर्म की चलने की क्षमता डिक्रीज होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टाइल हो जाएगा कपल। यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के अंदर इसका मैकेनिज्म है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 का, ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और लेवोनॉर्जेस्ट्रोल क्या कर रही है, LNG-20, ये ऐसा इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो क्या कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। कौन सा हार्मोन, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है। ऑटो इम्यून तो हो नहीं सकता, ऑटो इम्यून क्यों नहीं हो सकता, ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, जब खुद के सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने लग जाए इम्यूनिटी। मतलब मानो अपने बॉडी सेल्स, अपनी इम्यूनिटी है जो खुद के सेल्स को पहचानने से नाकामयाब हो जाए और खुद के सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने लग जाए। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या है, बॉडी की सेल्स खुद को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दे, यानी कि न्यूट्रोफेज, मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंटीबॉडीज बनाने या बी सेल्स एंटीबॉडी बनाने लग जाए खुद के सेल के खिलाफ। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो जिसने ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी पेशेंट में अपन ने दूसरे डोनर की किडनी लगाई, तो डोनर की किडनी तो पेशेंट की खुद की नहीं है, तो वो ऑटो इम्यून तो हो नहीं सकता। डोनर का मतलब किसी ने किडनी दी है पेशेंट को, वो हो गई ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पेशेंट में दूसरी किडनी लगाना, तो वो ऑटो इम्यून तो हो नहीं सकता, तो ऑटो इम्यून हटा दो। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा फोर्थ। ना तो ह्यूमोरल होगा, ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज,
और सेल मीडिएटेड में कौन कौन से आते हैं? टी हेल्पर सेल्स, टी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये सेल्स आते हैं टी सेल्स। और इसमें आते हैं एंटीबॉडीज, बी सेल जो एंटीबॉडी बनाती है वो आती है ह्यूमरल में। इन्फ्लामेटरी तो हो ही नहीं सकता, इन्फ्लामेटरी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इन्नेट इम्यूनिटी कभी भी ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम में नहीं आती। तो सिंपल आंसर है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये कैसे होता है? डोनर कोई भी किडनी जब किसी पेशेंट को देता है या किसी मरीज को कोई किडनी दे रहा है तो आपस में उनकी क्या मैचिंग करना जरूरी है? एमएससी। एमएससी क्या होता है? सेल का आइडेंटिटी कार्ड होता है। और क्या मैच करना जरूरी है? ब्लड ग्रुप। उसके बाद ही क्या देते हैं अपन? किडनी लगाते हैं पेशेंट को। समझ में आ रही है ना? किसी पेशेंट की किडनी दूसरे में लगाने से पहले आपस में दोनों का ये मैच होना जरूरी है। अगर मान लो जो पेशेंट किडनी दे रहा है और जिसमें किडनी लगानी है उन दोनों का ये दोनों नहीं मिल रहे, मतलब डोनर जो किडनी दे रहा है और रिसिपिएंट जो किडनी ले रहा है, इन दोनों के एमएससी और ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहे, नॉट मैच, तो फिर क्या होगा? ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा 100%, यानी कि किडनी का रिजेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये दोनों चीजें मैच करनी जरूरी होती है ट्रांसप्लांटेशन से पहले। कौन सी? एमएससी और ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी होगी आपने वो। और एमएससी क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑफ सेल। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी पेशेंट का ए पॉजिटिव है और आपने किडनी लगा दी और नेगेटिव की, तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा 100%। ब्लड ग्रुप होना जरूरी है। पॉजिटिव को ए पॉजिटिव की लगेगी, ए नेगेटिव की भी नहीं लग सकती। समझ में आ रही है ना? और बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव की लगेगी। समझ में आ गई? ये एक और क्वेश्चन हो गया। तो आज मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आज आगे कल मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डेली सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा इम्यून फिजियोलॉजी के, और उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर। पक्का है, नीट 2024 में उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से।